दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमारे साथ थे डॉक्टर एनसी शाह और डॉक्टर हरीश वर्मा, जिन्होंने हमें जानकारी दी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। परंतु समय के अभाव के कारण हमें उस चर्चा को वहीं रोकना पड़ा। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत ही कॉमन सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ, और बहुत से हमारे जो इस प्रकार के रोगी होते हैं वो इस बारे में बड़े कंफ्यूज से रहते हैं। हम उनको कहते हैं कि भाई आप दूध मत पीजिए, जितने भी मतलब इसके लिए नहीं, लाइक पेप्टिक अल्सर हो या गैस्ट्राइटिस हो, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो, उसमें तो हम नहीं कहते दूध नहीं पीने को, तो पीना चाहिए उसमें। लेकिन खास करके कुछ लोग ये है कि एमीबिक सिंड्रोम और अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें देखा गया है कि हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप लस्सी है, दही है, मट्ठा है, इसको विशेष रूप से लीजिए, दूध को मत लीजिए। तो दर्शकों को ये बताइए कि दूध क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए, जहाँ तक तो दूध क्यों नहीं लेना चाहिए, मॉडर्न मेडिसिन के एंगल से ये देखा गया है कि जो दूध में प्रोटीन पाए जाते हैं, कुछ रोगियों को मिल्क प्रोटीन की एलर्जी होती है। दूध पीते ही उनको डायरिया हो जाता है। डायरिया होने के बाद स्टूल में फिर ब्लड और म्यूकस आने लगता है। तो जनरली जो मॉडर्न एंगल से हम लोग आजकल दूध बंद करते हैं, वो तो कारण यही है। लेकिन अब दूध पे भी डिपेंड करता है। दूध भी अब पता लग रहा है कि कई किस्म का आ रहा है। पॉस्चराइज्ड मिल्क, अब पॉस्चराइजेशन उसमें हो गई है या नहीं हो गई, इसका भी पता नहीं रहता। प्रॉपर उसमें प्रिजर्वेटिव डले हैं या नहीं डले, इसका भी पता नहीं है। तो कई कारण हैं। तो दूध से देखा गया है कि बहुत सारे रोगियों को डायरिया होता है, जिस वजह से दूध का इस्तेमाल बंद करवाते हैं। लेकिन रोगी दही ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, उसमें वो प्रोटीन की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। लैक्टोबैसिलस की वजह से उसमें प्रोटीन और कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे उसका एलर्जी करने का प्रभाव कम हो जाता है। बिल्कुल। जिस वजह से रोगियों को हम एडवाइस करते हैं कि वो दूध ना लेकर के वो मिल्क प्रोडक्ट्स में दही या मट्ठा ले सकते हैं। डॉक्टर वर्मा, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की क्या कोई आयुर्वेदिक उपचार या आयुर्वेदिक औषधि है? इस बीमारी में अगर आप मॉडर्न ट्रीटमेंट देखें, कुछ देर तक तो वो दवाइयों से इलाज करते हैं, उसके बाद वो कोलन रिमूव करने की सलाह देते हैं। पेशेंट की पूरी आंतड़ी निकाल दी जाती है और पेट पे एक बैग लगा दिया जाता है जिसमें स्टूल कलेक्ट करते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों में इतनी ताकत है कि उससे पेशेंट की कोलन रिवाइव हो जाती है। जैसा मैंने आपको सिम्टम्स में बताया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक सिम्टम डेवलप हो जाता है, अर्जेंसी टू गो टू टॉयलेट। पेशेंट अपने स्टूल पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। पेशेंट्स को कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्टूल बीच में ही पास हो गई, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं रहता। मसल्स इतने फ्लैसिड हो जाते हैं, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आयुर्वेद में जितनी आंतड़ियों को ताकत देने की दवाइयाँ हैं, वो इसमें मिरेकल का काम करती हैं। जिसमें एक मुख्य औषधि है बेल। बेल एक फल होता है जो कि आजकल बहुत उपलब्ध है। हर गांव में बेल का वृक्ष देखने को मिलता है। उस पे जो फल लगता है, उसका गुद्दा जो है, उसे हम औषधि के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी कंपनियां बेल के फल से ऐसी दवाइयां भी बनाती हैं जिनसे रोगियों को कोलाइटिस में लाभ होता है। तो बेल आयुर्वेद की एक महा औषधि है अल्सरेटिव कोलाइटिस या इवन अमीबाइसिस जार्डियासिस के पेशेंट्स के लिए। दो तरह से बेल के फल के गुद्दे को इस्तेमाल करने के तरीके बताए हैं। एक तो कच्चे बेल का फल का गुद्दा भी इस्तेमाल हो सकता है, और दूसरा पका हुआ बेल का फल का गुद्दा भी हम इस्तेमाल करते हैं। कई लोग इसका शरबत बना के भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में कुछ अंतर है क्या, कि कच्चा देना ठीक है या फिर पका हुआ देना ठीक है, जिससे कि रोगी को लाभ होगा? देखिए, जो कच्चा बेल का फल है वो जनरली कॉन्स्टिपेशन करता है। तो जब पेशेंट को डायरिया की कंप्लेंट होती है तो हम कच्चे फल का गुद्दा इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन जब बेल का गुद्दा पक जाता है, बेल का फल पक जाता है, उसका जो गुद्दा होता है वो थोड़ा लैक्सेटिव होता है और वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट होती है, कब्ज की शिकायत होती है, तो पक्के गुद्दे का इस्तेमाल करवाते हैं। उसे आप शरबत बना के भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बेल का गुद्दा जो है ये आशु लाभकारी है, तुरंत लाभ करता है। पेशेंट जैसे आज रात को इस्तेमाल करे, सुबह वो अपनी स्टूल में चेंज फील करेगा। ये बहुत ही एमरजेंसी मेडिसिन की तरह काम करती है। बिल्कुल। बिल्वा, तो डॉक्टर साहब, ये जो बिल्वा है, इसके कोई और शास्त्रीय योग है जो आप प्रयोग करते हैं?
देखिए, आयुर्वेद में हम लोग बेल की कई प्रेपरेशंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बेलवादी चूरन बहुत लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होता है। बेल से बनी हुई एक प्रेपरेशन होती है जिसे हम गंगाधर चूरन कहते हैं। यह भी बहुत अच्छी दवाई है आम डायरिया के पेशेंट्स को। जैसे डायरिया में बहुत सारे पेशेंट्स क्रॉनिक डायरिया के पेशेंट होते हैं जिनमें सिर्फ लूज मोशन नहीं लगते हैं, उसमें ब्लड नहीं आ रहा, म्यूकस नहीं आ रही, वहाँ पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। मैंने देखा है कि जो एक और डिजीज़ होती है जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, IBS कहते हैं, उसमें बेलवादी चूरन या गंगाधर चूरन का बहुत लाभ होता है। पेशेंट्स को स्टूल नॉर्मल होने लगता है, उसके उनमें कंप्लेंट होती है। जैसे किसी पेशेंट को जनरली कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी डायरिया हो जाता है। IBS में इस तरह की कंप्लेंट रहती है, पेशेंट कहते हैं कि कभी मुझे डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वहाँ बेल का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा करता है। हाँ बिल्कुल, बेल का तो काफ़ी उसमें लाभ रहता है। इसके अलावा हम लोग जो क्रॉनिक डायरिया के पेशेंट होते हैं, इनमें हम कुटजा रेस्ट, कुटजा प्ले या दाढ़ी मस्तिष्क चूरन का भी इस्तेमाल करवाते हैं। ये सब औषधियाँ बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं और इनका लोग काफ़ी लार्ज स्केल पे आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही दवाई लें, अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक को मिलें, क्योंकि आयुर्वेद में एक प्रथा है कि हम लोग जब पेशेंट को दवाई रिकमेंड करते हैं उसमें हम रोगी की आयु, बल, काल, प्रकृति, इन सब चीज़ों को देख के ही मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। तो ये जो मेडिसिन्स होती हैं इनको चिकित्सक के परामर्श से लेना चाहिए। रोगी घरेलू उपचार की तरह दवाइयों को इस्तेमाल ना करे। घरेलू उपचार में वो लोग अपने फलों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल या किचन के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक दवाइयाँ होती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उनका इस्तेमाल घरेलू उपचार की तरह नहीं करना चाहिए। जब हम रोगी को पूछते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो वो ये कहता है सर मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है। अब कॉन्स्टिपेशन की बात जब करता है तो वो पर्टिकुलरली कॉन्स्टिपेशन को नहीं समझता। तो इस प्रकार की जो कंफ्यूजिंग चीज़ें एक रोगी अपने आप को बना लेता है, तो उसको हमें ये कहना चाहिए भाई आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं, आपको ये प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें जनरली हमने ये देखा है कि जो रोगी होता है उसको या तो प्रॉपरली स्टूल नहीं आता, बहुत ही थोड़ा आता है, बहुत देर तक बैठना पड़ता है क्योंकि उसको पेट ऐसा लगता है कि पेट हमारा साफ़ ही नहीं हुआ। तो ये एक चीज़ें जो है इसके अंदर आती है। मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन की जो डेफिनेशन है यह आम व्यक्ति को पता नहीं है वही उसका। जैसे मान लीजिए डायरिया की डेफिनेशन तो आम व्यक्ति को पता है कि लूज स्टूल का मतलब डायरिया होता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन जो है कि वेरिड टर्म है। जैसे आपने ठीक कहा कि अगर पेशेंट को हार्ड स्टूल है वो उसे भी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, अगर इम्प्रॉपर इवैक्यूएशन है उसे भी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, अगर कोई पेशेंट 4-5 दिन बाद स्टूल पास कर रहा है उसे भी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो वैसे तो वो ये तीनों चीज़ें कॉन्स्टिपेशन में आती हैं, तो इसका कारण अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी पेशेंट में जो कॉन्स्टिपेशन है वो लेस फाइबर होने की वजह से हो सकती है। किसी पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन जैसे इंटेस्टाइन के मसल्स जो होते हैं वो उसका फंक्शन थोड़ा, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कम हो जाती हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तो कई इसके अलग अलग कारण हैं। कई बार कॉन्स्टिपेशन को अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए उसकी वजह से भी हो जाती है। तो अलग अलग कारण हैं। वही बात फिर वही आती है कि अगर पेशेंट को कोई कंप्लेंट है वो अपने चिकित्सक के पास जाए, उसका चिकित्सक यह एनालाइज करेगा कि पेशेंट को जो उसकी कंप्लेंट है, अगर वो कॉन्स्टिपेशन है वो क्यों है, उसका वो कारण देखेगा। कारण देखने के बाद उसी तरह का इलाज होगा। अगर किसी व्यक्ति को इन्फ्लेमेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन है और वो जमाल गोटा जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करेगा तो इंटेस्टाइन फट भी सकती है। डॉक्टर शाह, डॉक्टर वर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, किंतु समय के अभाव के कारण हमें इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा और अगले एपिसोड में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि जितनी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर शाह और डॉक्टर वर्मा ने हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में दी आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगले एपिसोड में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा या हमारे कार्यक्रम के बारे में आप कोई राय भेजना चाहते हो या किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है